कांग्रेस हमेशा से आरएसएस पर सवाल खड़े करते नजर आई है और जिस तरह से लोकसभा में वंदे मातरम पर विवाद हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को लेकर नया शोर मच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि क्या मोहन भागवत ने कभी वंदे मातरम गाया है? किसी संघी को वंदे मातरम आता भी है? जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोहन भागवत को वंदे मातरम गाना आता है क्या? किसी संघी को आता है? वंदे मातरम में कभी गाया है? इसकी शुरुआत ही कांग्रेस के अधिवेशन से हुआ है और हम निरंतर तब से हम लोग आज तक गाते रहे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि वंदे मातरम गीत कब गाते हैं वो लोग? नमस्ते सदा वत्सले यहाँ शुरू होता है, कभी तिरंगा नहीं फहरा है। वो हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बीजेपी ने देश भर में शुरू किए कार्यक्रम। राज्यसभा और लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच बहस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने 2 टुकड़े करके 2 अंतरों तक सीमित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम और गृह मंत्री नेहरू जी को ही निशाना क्यों बनाते हैं? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी जितने साल से पीएम हैं, उतने साल नेहरू जी ने जेल में बिताए। जिस वंदे मातरम ने आजादी के दौर में हर भारतीय की धड़कन तेज कर दी थी, जिसके सुर पर क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे, आज वही गीत नेताओं की जुबान पर आते ही राजनीति की दुकानों में तोला जाने लगा है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ने तो कांग्रेस को देश से माफी मांगने की सलाह दे दी और कह रहे हैं कि भूपेश बघेल संग गीत गा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। उन्हें हर सुबह नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाना चाहिए। मोहन भागवत से वंदे मातरम सुनना है तो उनके पास जाएं। संघ की शाखा में जाकर प्रार्थना सीखनी चाहिए। भूपेश जी का जो संघ का जो प्रार्थना है उसको उन्होंने किया तो उसका स्वागत है, उनको करना चाहिए डेली सुबह उठकर। ये राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है, उनको सीखना चाहिए और अच्छी बात है वो सीख रहे हैं, अपने आप में सुधार ला रहे हैं। मोहन भागवत जी की ये बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम गीत गा पाते हैं कि नहीं, तो इसके लिए भूपेश जी को श्रद्धेय मोहन भागवत जी के पास जाकर निवेदन करना चाहिए, गाना सुनने के लिए उनको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जैसे गीत जो कभी देशभक्ति की भावना जगाने के प्रतीक थे, अब सियासत की नई जंग के हथियार बन चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सा गीत किसने गाया, असली सवाल तो ये है कि राष्ट्रभक्ति की परिभाषा आखिर कौन तय करेगा। राजनीतिक मंचों पर उठते आरोप प्रत्यारोपों के बीच देश का आम नागरिक यही सोचने को मजबूर है कि क्या हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अब भी एकता का संदेश देते हैं या केवल राजनीतिक तर्कों का हिस्सा बनकर रह गए हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर संसद तक गूंज रही इस बहस के शोर में एक बात तो साफ है, ये लड़ाई गीतों की नहीं बल्कि राजनीति की धुन पर चल रही है और इसका सुर फिलहाल थमने वाला नहीं है। रायपुर से IND 24 के लिए अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो वंदे मातरम बनाम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, एक नई किस्म की बहस छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ में से लेकर के बहस देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। वंदे मातरम पर हो रही सियासत के क्या है मायने? क्या राजनीतिक लाभ के लिए खड़ा किया जा रहा गीतों का मुद्दा? राष्ट्रगीत पर सियासत कितनी जायज? क्या असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है गीतों की जंग? तो ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अचानक से वंदे मातरम की बात होती है, सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और वो वंदे मातरम को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस ने वो उचित सम्मान जो वंदे मातरम को मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। एक समय वंदे मातरम को उचित सम्मान दिया जाता था। वंदे मातरम राष्ट्र भावना को सशक्त करने का एक बेहतरीन माध्यम था, एक बेहतरीन गीत था। और फिर उसके बाद ये डिबेट चालू हो जाती है, बहस चालू हो जाती है और फिर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस भी इस पर पलटवार करती है। और कांग्रेस तो हमेशा से ही आरएसएस पर सवाल खड़े करती आई है। लोकसभा में पहले वंदे मातरम पर विवाद हुआ और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक बवाल जो है वो शुरू हो गया है।
छत्तीसगढ़ में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को लेकर के एक नया शोर देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का यह सवाल है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, क्या उन्होंने कभी वंदे मातरम गाया है या किसी संघी को वंदे मातरम आता भी है? ये पूछ रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। उनका कहना है कि भाई जिन्होंने कभी तिरंगा को फहराया ही नहीं, वो हमें राष्ट्रवाद कैसे सिखाएंगे। तो वहीं अब बात यही है कि जिस वंदे मातरम ने आज़ादी के दौर में हर भारतीय की धड़कन को तेज किया था, जिसके सुर पर क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए, आज वही गीत नेताओं की जुबान पर आते ही राजनीति की दुकान में तोला जा रहा है। राजनीति इस पर लगातार हमें देखने को मिल रही है। और तो और छत्तीसगढ़ के जो कैबिनेट मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने कांग्रेस को देश से माफी मांगने की भी सलाह दे दी है। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। तो आज इस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम बनाम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गीतों को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल तो यही है कि क्या असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस बार बार ये चीज़ कहती रही और अभी भी ये चीज़ कह रही है कि जो असली मुद्दे हैं जनता के सामने, जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई, उन पर ध्यान देने के बजाय, उन पर बात करने के बजाय, उन पर चर्चा करने के बजाय कभी वंदे मातरम पर चर्चा होती है तो कभी कोई और मुद्दा आ जाता है। लेकिन जिन मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर कभी बात नहीं होती। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ के शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा के शर्मा जी से। शर्मा जी, बड़ा सवाल यही है कि भाई क्या वाकई में ये कहा जाए कि गीतों पर जो राजनीति हो रही है असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? कैसे देखते हैं आप इसे? इसमें कहीं गलत चर्चा हो चुकी है। इससे बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है हम लोगों को, आम लोगों को या सांसदों को भी कह सकते हैं कि जिस ढंग से सभी ने अपनी अपनी बातें रखने का वहां पे अवसर मिला। क्या हुआ, अब्दुल कलाम आजाद भी उपस्थित थे जब उसमें आधे लाइन को, आधे पदों को उसमें हटाया गया, उस समय की बात करें, या जब लिखा गया उसके बाद किस ढंग से इसमें आगे बढ़ते गए, राष्ट्रगीत कब बना, कैसे बना, ये तमाम प्रकार की जो जानकारियां इसमें आते जा रही है। अब छत्तीसगढ़ में जो विवाद की स्थिति आ रही है उसमें आरएसएस को लेकर के है। आरएसएस जो नमस्ते मातृभूमि त्वया हिंद भूमि वर्धितो अहम महामंगले पुण्य भूमि पतत्वेश काथो नमस्ते की बात होती है, तो वो वंदे मातरम क्यों नहीं गाते, इसको लेकर के बात है जो भूपेश बघेल जी उठाए हैं। और जो भूपेश बघेल जी उठा रहे हैं उसको लेकर आरएसएस की ओर से ये बात कि वो आनी चाहिए कि वो क्या गाते हैं कि नहीं गाते हैं, आता है कि नहीं आता, ये उनका विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बात आरएसएस के समय उस समय आया था बात की सावरकर जी का कि दो राष्ट्रवाद की बात आई थी, क्या दो राष्ट्रवाद की बात आज भी कायम है? जो चीज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसके पदों को आधा किए जाने के कारण ही देश का विभाजन हुआ, ये विषय से लेकर आज जो बातें आ रही हुई कि गाना चाहिए, कि राष्ट्रगीत का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, केवल सम्मान का विषय है क्या? राष्ट्रगीत और धार्मिक गीत में एक अंतर है। और इसको, जिसके मैंने पहले ही बोला कि अबुल कलाम आजाद जी भी उसमें उपस्थित थे, उन्होंने इसका समर्थन किया था कि राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ विषय है, और इसका उन्होंने जो पंक्तियां थी उसको अलग किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। महात्मा गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद जी और सरोजनी नायडू सहित तमाम, इसमें नेहरू जी वगैरह सभी उपस्थित थे। उसके बीच में इसको जब दो पद स्वीकार कर लिया गया तो मुझे लगता है कि उस पर आपत्तियां जो हो रही है राजनीति को लेकर, जैसे कांग्रेस के कई सांसदों ने नहीं कहा, लेकिन जो नहीं गाया वो मुस्लिम सांसद थे। तो मुसलमान जो अपने धर्म के आधार पर इसकी बात कह रहे हैं, लेकिन सम्मान की बात तो सभी की ओर से आ रही थी, सम्मान तो सब कर रहे हैं राष्ट्रीय गीत को लेकर के। मुझे लगता है कि इस विषय पर चर्चा, जो आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, इन पर चर्चा होती रहती है, लेकिन इस पर तो मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय भावना के अनुरूप ये चर्चा सफल रही कहा जा सकता है, क्योंकि सभी के विचार सामने आए इसमें। जी चलिए ठीक है, ठीक। धनंजय जी क्या कहेंगे?
शर्मा जी की बात पर। और क्या आप भी ये मानते हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? देखिए दिवांशु जी, कार्यक्रम के शुरुआत में आपने जो आपके चैनल में जो इंट्रो चला उसमें बहुत बहुत बड़ी बात और बहुत सटीक बात उस इंट्रो के माध्यम से मैंने सुना है जी। कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और जो तनाव है, जिस प्रकार के सरकारी कंपनियां बिक रही है, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मोदी की गारंटी के नाम से लोगों को धोखा दिया गया, युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है, रोजगार के गंभीर संकट है, किसान परेशान है, बिजली महंगी है, जमीन गाइडलाइन में तानाशाही फरमान दिख रहा है और बहुत सारे जन मुद्दे हैं जो जनता के हित की बात है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की इनकी सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी हो या राज्य के सरकार के मुखिया विजय साय जी हो जी, इन मुद्दों पर चर्चा करने से बचते हैं और भागते हैं, क्योंकि ये जो आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं इनके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उनके कहूंगा मैं उनकी सरकार की नाकामी का जो है दुष्परिणाम पूरी जनता उठा रही है। और स्वाभाविक बात है, जब सदन पे बेरोजगारी पर बात होगी तो ये सरकार जो रोजगार के डाटा देने वाले जो आंकड़े हैं उनको छुपाने का काम क्यों, क्या जवाब देंगे। अगर महंगाई पर बात होगी तो जीएसटी लगाकर जो 11 साल तक लूट मचाने का काम किया था, जिसके सरकार के नाकामी के चलते आज हर घर में महंगाई पसरी हुई है, उस पर क्या जवाब देंगे जी। जिस प्रकार से पूरे देश की संपत्ति जो नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया था एक आधुनिक भारत के लिए, जिसे यहाँ पर नवरत्न भी कहा जाता है, जिसे तीर्थ भी बताया जाता है, वो सारे चीज का निजीकरण किया जा रहा है। जिस प्रकार से भी इंडिगो का निजीकरण का दुष्परिणाम देखने को सामने आया है, मोनोपल्ली, तो इस सब में जवाब देना है। जिस प्रकार से ट्रंप ने जो देश के विषय पे हस्तक्षेप किया और देश के प्रधानमंत्री सीधा उसको जवाब देने से बचते रहे, जिस प्रकार से यहाँ पर और भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं जिससे लोग हताश परेशान हैं। अब उस पर चर्चा आपको नहीं करना है और जनता का ध्यान, मीडिया का ध्यान भटकाना है, तो बेहतर यह है कि उन चीजों पर चर्चा करो जिन चीजों का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है। वंदे मातरम हम सबकी राष्ट्र गीत है, हम सब सम्मान करते हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, इस विषय पर चर्चा करके हम सिर्फ लोगों को मूल मुद्दों से भटका रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि मैं इतने काबिल नहीं हूं कि वंदे मातरम की महानता पर कोई टिप्पणी कर सकूं या कोई सफाई दे सकूं, क्योंकि उसको लिखने वाले, उसको इस राष्ट्र को समर्पित करने वाले अलग ही बौद्धिक स्तर के लोग थे, अलग ही सोच के लोग थे। उनकी एक बड़ी सोच थी जिसके चलते देश को आजादी मिला, क्योंकि आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे वर्ग उसमें शामिल हुए थे। स्वाभाविक बात है, सबकी भावनाओं को ख्याल रखा गया, एकजुटता के साथ देश की लड़ाई लड़ने का काम किया गया। और हमने देखा उस दौरान अंग्रेजों की चाटुकारिता कौन कर रहे थे। हमने भी देखा कि मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ समझौता करके बंगाल में सरकार कौन चला रहे थे। उस सरकार को चलाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज गवर्नर को पत्र लिखते थे। तो सब कुछ जनता के सामने है और जनता के आज के मुद्दे जो हैं निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने उन बातों को आपके चैनल में रखा है। जी जी, चलिए ठीक है। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ चर्चा में जसविंदर बग्गा जी जुड़ गए हैं। बग्गा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने धनंजय जी का वक्तव्य सुना होगा। मैं चाहूंगा कि आप उस पर एक रिएक्शन दें। जी। कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन जितना मैंने सुना है मुझे लगता है उस पर मुझे वहीं से बात को प्रारंभ करना चाहिए। जी। मैंने के शर्मा जी की पूरी बात तो सुनी नहीं, फिर भी जो आपने विषय दिया हुआ है वंदे मातरम और नमस्ते सदा वत्सले के ऊपर, जिस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ में बहस हो रही है और जिन बातों को धनंजय जी ने आज की पृष्ठभूमि से, राजनीतिक पृष्ठभूमि से जोड़ने की कोशिश की है, मैं भी मानता हूँ राजनीतिक विमर्श हमेशा मुद्दों पर होना चाहिए और देश में लगातार उन मुद्दों पर विमर्श चलते रहता है। एक महीना पहले की बात तो है साहब, विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रही थी। सारे मुद्दे जो धनंजय जी ने क्रमशः गिनाए हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, पलायन का, इसका उसका, इन सारे मुद्दों पर विमर्श हुआ। हमने अपनी बातें रखी है, उन्होंने अपनी बातें रखी है। जनता ने दोनों की बातों को सुना, अच्छे से मनन किया और उसके बाद अपना मत दिया है।
मत किसके पक्ष में गया आपको भी पता है, धनंजय जी को भी पता है। और ऐसे ही मुझे लगता है कि यह देश चुनावों का देश है। इस देश में हर वक्त 1, 2, 3, 4 चुनाव तो होते ही होते हैं। बिहार का खत्म हुआ है, देखिए बंगाल की तैयारी प्रारंभ हो गई, फिर असम का होगा, फिर अन्य चुनाव होने, तमिलनाडु का होना है। तो ये विमर्श जो धनंजय जी छेड़ रहे हैं कि जिन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, इन चुनाव के बहाने उन्हीं बातों पर तो चर्चा होती है, उन्हीं विषयों को लेकर राजनीतिक दल चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं और जनता का मत प्राप्त करते हैं। ये अलग बात है कि जनता का मत, जनता का विश्वास, जनता का आज अगाध प्रेम भारतीय जनता पार्टी के साथ है इन्हीं विषयों को लेकर, जिन विषयों की चर्चा धनंजय जी कर रहे थे अभी। जहां तक बात वंदे मातरम के 150 वर्षों पर लोकसभा और राज्यसभा में हमारी संसद में हुई बहस के ऊपर है, क्यों ना हो बात धनंजय जी, हम अपने अतीत के स्वर्णिम इतिहास पर चर्चा नहीं करेंगे तो आज की वर्तमान पीढ़ी और कल का भविष्य जो युवा है वो उससे जुड़ेंगे कैसे, कनेक्ट कैसे होंगे? क्या आज देश की जनता को और आने वाली हमारी पीढ़ी को जानने का अधिकार नहीं है कि हमने किन परिस्थितियों में अंग्रेजों से और आतताई मुगलों से लड़ा है? हमारे पूर्वजों ने कैसे आजादी प्राप्त की है? उस आजादी का मंत्र क्या था, वो उद्घोष क्या था, वो वंदे मातरम दरअसल है क्या? आज हमने अपने आजादी के बाद भी राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकार किया हुआ है, लेकिन दरअसल मुझे लगता है कि वो हमारे आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था, वो पवित्र मंत्र जिसे हमारे आजादी के नायकों ने, राष्ट्र नायकों ने संवेद भाव से, वो बिना जात पात से परे हटके, राजनीतिक पृष्ठभूमि से परे हटके, सिर्फ भारत माता की पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हम सब ने कंधे से कंधा मिलाया और वंदे मातरम कह के हम निकलते थे। अब बहुत से लोगों ने अपने जानों की आहुति दी है साहब इस पूरे घटनाक्रम में। कुछ सौभाग्यशाली बचे, बहुत से ऐसे हुतात्माएं थी जिनका नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया। तो ये कोशिश होती है अपने उस स्वर्णिम इतिहास को आज की पीढ़ी के साथ कनेक्ट करने की बात। और कहीं कहीं पर विषय ऐसे आते हैं जो आपको चुभते होंगे। हाँ, वंदे मातरम जो पूरा का पूरा था, जिसे हमारे राष्ट्र नायकों ने गाया था, आपने, आपके नेताओं ने, आपके पुरधाओं ने 1937 में से काट दिया, काट के 2 हिस्से रख लिए, सिर्फ 2 छंद रखे, बाकी को काट दिए। वो क्यों काट दिए? वो ऐसा कहते थे कि मुस्लिम लीग ने आपत्ति की थी कि उसमें देवी माता की स्तुति है, दुर्गा माता की स्तुति है और हम बुत परस्ती नहीं करते हैं, इसलिए उनके कारण, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आपके नेताओं ने वहां पर बाकी छंदों को काट दिया और सिर्फ 2 छंदों को रखा राष्ट्रगीत के रूप में। तो ये बात आज की जनता के सामने आनी तो चाहिए, ये तो इतिहास में दर्ज चीजें हैं। और मुझे लगता है इसलिए इस प्रकार के विमर्श आज जिस प्रकार से संसद में हो रहे हैं, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी होना चाहिए। और एक आपत्तिजनक बात बीच में चर्चा के बीच में आ रही थी कि क्या किसी संघी ने वंदे मातरम गाया है? अरे साहब, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1925 में बना और हम अपने 100 वर्ष के गौरवशाली इतिहास के साथ आज इस बार शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। आप संघ के किसी भी बैठक में जाएं, संघ के किसी भी अधिवेशन में जाएं, संघ के किसी भी प्रशिक्षण वर्ग में जाएंगे, आपको उस कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से ही होती है। क्या भूपेश बघेल कभी संघ की किसी बैठक में, किसी अधिवेशन में गए हैं क्या जिन्होंने ये टिप्पणी की है? अगर नहीं गए होंगे तो मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि एक बार अपने इस जानकारी में बढ़ावा इजाफा करने के लिए उन्हें संघ के किसी कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए। चलिए, ठीक, वहीं पर जाके तो वो जानेंगे कि अगर संघ इस गीत को गाता है प्रार्थना के रूप में कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वा हिंदू भूमि सुखम वर्जितो हम, ये क्या है? ये प्यार करने वाली, सुख से पालन पोषण करने वाली मातृभूमि को अपना प्रणाम अर्पित करते हैं हम वहां जाके कि महामंगले पुण्य भूमि तदर्थे। और अभी आपने कहा ना के शर्मा जी ने कि पतस्ते होता है नमस्ते नमस्ते, ये महामंगली पुण्य भूमि जिसके कारण हम आज हैं शरीर रूप में, हम अपने शरीर को आपके कार्यों में लगाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपको अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए। और ये पूरा संघ की पूरी प्रार्थना जो है उसमें भारत माता को परम वैभव के पुनः शिखर पर बैठाने के लिए स्तुति है साहब। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। जी धनंजय जी, आपका रिएक्शन हो जाए, फिर उसके बाद शर्मा जी के पास जाऊंगा। जी 2-3 बातें अच्छे बग्गा जी ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान के इतिहास को आज की युवाओं को जानना चाहिए, और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं।
पता चलनी चाहिए लोगों को कि देश के एक वर्ग जिसमें किसान भी था, जिसमें इस देश के महिलाएं भी थी, इस देश के नौजवान भी था, इस देश के मुसलमान भी थे, इस देश के ईसाई भी थे, इस देश के सिख भी थे, इस देश के सभी वर्ग शामिल थे। वो वंदे मातरम का जयकारा लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और वंदे मातरम को अंगीकार किए थे। भाई संघ 1925 में बना, उसको वंदे मातरम को अंगीकार करने में क्या तकलीफ था? और भाजपा जिसकी पूजा करती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उसके जिन्ना से क्या संबंध थे? मुस्लिम लीग से क्या इनका गठबंधन था कि बंगाल में वो मंत्री बन जाते हैं और बंगाल में मंत्री बनने के बाद अंग्रेजों के गवर्नर, चूंकि सरकार अंग्रेजों की थी, उसमें मंत्री थे श्यामा मुखर्जी जी, उसको पत्र लिखते हैं कि वंदे मातरम के जयकारा जय घोष के साथ जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है उसको कुचलना चाहिए। ये कौन लिख रहा है? भाजपा के सबसे बड़े नेता। भाजपा 24 घंटा पूजा करती है। बिल्कुल जानना चाहिए युवाओं को इतिहास जानना चाहिए युवाओं को। जब पूरा देश आजादी की लड़ाई में लड़ रहा था तब आरएसएस क्यों लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने से रोकता था? बिल्कुल जानना चाहिए लोगों को, देश को जानना चाहिए। इनके जो सबसे बड़े नेता जिनको सावरकर बोलते हैं, वो अंग्रेजों से 8 बार माफी क्यों मांगे, अंग्रेजों से पेंशन क्यों लेते थे? बिल्कुल जानना चाहिए देश को, इनको जानना चाहिए। उस दौरान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे नेता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। गुरु गोवालकर जी, हेगड़ेवार जी कहाँ थे? जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। और वंदे मातरम आज भी देश में हर कोई जयकारा लगाता है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन आरएसएस जो 52 साल से तिरंगा नहीं फहराया, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, जो तिरंगा को अपशकुन बता रहे थे, इनकी क्या मानसिकता है? बिल्कुल जानना चाहिए देश को। चलिए ठीक है, एक मैं रिएक्शन शर्मा जी से ले लूं, फिर बग्गा जी आपके पास आऊंगा। जी शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना एक रिएक्शन दें दोनों प्रवक्ताओं की बात पर। शर्मा जी। स्वीकार कर रहे हैं कि हमको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ ये राष्ट्रीय गीत है। इसको सभी को गाने में लेकर के मुझे लगता है कि धार्मिक कारणों से ही कुछ आपत्तियां कुछ लोगों की आ रही है। जैसे मैंने कहा कि सभी मुसलमानों की बात नहीं होती, क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब इसको पारित किया गया, आधे पद को रखा गया, आधे छंद को रखा गया, तो उस समय अबुल कलाम आजाद जी भी थे जिन्होंने इसका समर्थन किया। इसलिए बात यहाँ पे आती है कि राष्ट्रीय एक के लिए यदि कहीं बात होती है, राष्ट्रीय सम्मान की बात होती है, तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रतीक जो भी है, राष्ट्रीय गान की बात कहे, अशोक चक्र की बात कहे, तिरंगा की बात कहे, हमको एक सम्मान का भाव होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता तो इसी से मजबूत होगी। जो आज विकास का, जो बेरोजगारी, महंगाई की बात कही जा रही है, वंदे मातरम बोलने से क्या राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना यदि मजबूत हो रही है तो क्या राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ राष्ट्रहित की बात होती है? आज तो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है, लेकिन देश को मजबूती से जब आगे बढ़ाने की बात आती है तो भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्रहित की भावना भी जागृत हो रही है क्या? ये महत्वपूर्ण बात है। इस पर विचार करना चाहिए कि जो भी मुद्दे जनता के हित है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की जब बात करते हैं तो वहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हो पाया और कहां विकास की दिशा लेके जाना चाहते हैं, ये भी राष्ट्रीय हित का भावना है, राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ मामला है। उसी तरह वंदे मातरम जब हम कहते हैं तो राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना आती है। तो जिसे इसमें एक लाइन और शब्द में आप देखेंगे तो सुभाषिनी शब्द का युद्ध है, तो आपको अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। राजनीति में जिस तरह से भाषा, हम एक एक शब्द से अपने आप के भीतर क्या स्वीकार करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, जसविंदर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगर इतिहास को जानना समझना है तो इतिहास को पूरे ढंग से समझना होगा, और हमारी सरकार ने कोशिश प्रारंभ की है कि देश का सही इतिहास आज के युवा पीढ़ी के सामने आना चाहिए। आप माननीय हेडगेवार जी की बात कर रहे थे धनंजय जी, आपको पता है हेडगेवार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना के पहले कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे नागपुर कमेटी के, और उन्होंने बहुत सारे अधिवेशन में, तैयारियों में बहुत सक्रियता से भाग लिया, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, और इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा एक से अधिक बार। साहब वह तो महात्मा गांधी की तुष्टीकरण की नीति से उनका सामने नहीं बैठता था, और उन्होंने इस कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जो भारत माता के लिए, भारत के सनातन संतानों के लिए एक ऐसा वैभवशाली राष्ट्र जो सशक्त हो,
सुदृढ़ हो, जिसमें स्वाभिमान की भावना हो, ऐसे राष्ट्र की कल्पना के साथ उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। और आज भी संघ इसी उद्देश्य को लेकर देश में कार्य कर रही है कि समाज में किस प्रकार समरसता का वातावरण हो, समाज में किस प्रकार अपनी संप्रभुता के लिए एक वातावरण बने, कैसे हम सशक्त हो, कैसे हम स्वाभिमानी बने और कैसे देश फिर से विकसित भारत, जो माननीय मोदी जी का भी संकल्प है कि 2047 जब देश की आजादी को 100 वर्ष पूरे होंगे, कैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बने। और शर्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो वंदे मातरम का उद्घोष है, उस वक्त तो हमको आजादी देने के लिए प्रेरित, आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता था। आज क्योंकि हम आजाद हैं, फिर भी उसकी प्रेरणा हमें इस बात के संकल्प को आगे बढ़ाती है कि हम भारत को कैसे सशक्त बना सकते हैं, कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कैसे विकसित बना सकते हैं और कैसे स्वाभिमान से भरा हुआ भारत जो विश्व गुरु की पदवी में फिर से पहुंच सके, जिसके लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से केंद्र की सरकार लगातार कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार जिस कदम को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान के लिए बैठी हुई है कार्य करते हुए, हमारा उद्देश्य तो वही है ना। और यही उद्देश्य तो वंदे मातरम के गायन का है और यही उद्देश्य संघ की प्रार्थना का भी है, जो हम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कहते हैं। उद्देश्य वही है, भारत माता की सेवा करते हुए, मातृभूमि की सेवा करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए कैसे उन्हें फिर से परम वैभव की ओर हम लेके जाएं, हम सब मिलके लेके जाएं, जात पात से ऊपर उठ के, राजनीतिक अपने मतभेदों से ऊपर उठ के, अगर हम राष्ट्र प्रेम को मानते हैं, जैसे हमने लड़ाई आजादी के लिए लड़ी, वैसे ही एक बार फिर से हमको लग के संकल्पित होकर काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी एक बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, उन्हें भी इन भावों को बदलने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो IND गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।